फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी हमें जो भेजा है रिया मैडम का है। वो महाराष्ट्र की शहर नागपुर के रहने वाली हैं। उनकी कहानी में जानने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर अभी भी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रिया मैडम की कहानी में। मैं ही हूँ रिया। मैं नागपुर में रहती हूँ। वैसे तो हमारा घर वहाँ से गांव जो है कुछ घंटे की दूरी पर है, लेकिन नौकरी की वजह से हम लोग जा नहीं पाते, तो हम काफ़ी दिन किराए के घर पर रहे। अब हमने अपना घर एक ख़रीद लिया है। तो नीचे मैं रहती हूँ और ऊपर हमने बाबूजी और अपनी सास के लिए प्लान किया था, लेकिन वो लोग आए तो ज़रूर, लेकिन यहाँ रह नहीं पाए। उनको माहौल कुछ रास नहीं आया यहाँ का, शहर का, तो चले गए। तो हमारे पति ने बोला कि मैडम तुम तो अकेले ही रहती हो, शायद काफ़ी देर, तो वो तो काफ़ी लेट आते थे हमारे पति, तो कोई किराएदार देख लो, जी बहल जाएगा, अपने हिसाब से देख लेना, और कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा हाँ बात तो सही है। हमने किराएदार देखना शुरू किया। एक किराएदार हमें पसंद आ गया। वो यूपी के रहने वाले थी। वो लेडी का नाम था रिया और उनका पति थे ब्रज बिहारी। किसी कंपनी में काम करते थे वो। तो उन्होंने ऊपर वाला कमरा उनको पसंद आ गया, ऊपर रहने लगे। जो अंशिका थी उनकी पत्नी, वो काफ़ी मिलनसार थी। वैसे पति भी थे उनके थे, लेकिन गाढ़ी दोस्ती हमारी अंशिका के साथ में हो गई। जब भी टाइम मिलता अंशिका नीचे आ जाती, हमारे साथ में बैठती, टीवी देखती, रसोई काम में भी हाथ बटा देती। बहुत अच्छी थी, एक सहेली की तरह बन गई थी वो। हर सुख दुख अपना बताती थी हमें। तो लगता नहीं था कि वो किराएदार है, लग रहा है कि हमारी वो छोटी बहन है। और वैसे ही हम उसके साथ में बिहेव करते थे। एक दिन उनके पति का गांव जाना पड़ गया, कुछ अर्जेंट काम आ गया था उनका घर का। तो मेरे पास में आए, बोले भाभी आप थोड़ा अंशिका को देखना, मैं एक हफ्ते के लिए अपने गांव जा रहा हूं। हो सकता है एक हफ्ता भी ना लगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कुछ अर्जेंट काम है। मैंने कहा भैया आप टेंशन मत लो, घर आपका है, हम लोग भी आपके हैं, तो इसमें बाहर वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो वो चले गए। वो दिन संडे था। तो हमारी जो टीवी था वो कुछ दिक्कत दे रहा था। तो मैं चली गई ऊपर में अंशिका के पास में। अंशिका के पास जाके हमने टीवी वगैरह देखा। और फिर जब फ़ोन आया हमारे पति का कि हाँ मैं आ रहा हूँ, गेट खोल देना। नहीं भाई ठीक है, आप आराम करो, मैं जा रही हूँ नीचे, और दरवाज़ा बंद कर लो आप। मैं अंशिका को समझा करके और नीचे आ गई। पति थे हमारे गेट पर। जाके मैंने गेट खोला, फिर हम कमरे में चले गए, खाना वाना दिया उनको, और इसके बाद हम सो गए। पता नहीं कब मेरी आँख खुली रात को, तो ऊपर के कमरे से जैसे कोई कूद रहा हो, कोई चीज़ घसीट रहा हो, ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है। यानी कि अंशिका को क्या हो गया कि कभी लग रहा सोफ़ा घसीट रही है, कभी लग रहा कि अलमारी इधर से उधर कर रही, कभी फ्रिज कर रही है, ऐसा कुछ आवाज़ लग रहा था, लेकिन क्लियर नहीं था। कभी ज़ोर ज़ोर से कूदने की, धम धम की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने पति को जगाया, यानी देख सुनो ना, ये कैसी आवाज़ आ रही ऊपर से। करी छोड़ो ना, पता नहीं कौन है, इस रात में, वो भी नींद में थे, सुबह पूछ लेंगे, देख लेंगे हम। मैं भी फिर मन मार करके सो गई। उस दिन मंडे था, पति हमारे जल्दी उठे और मैं भी उठ गई, लेकिन अंशिका अभी नहीं उठी थी। तो हम चाय वाय पी करके, और मैं अंशिका के पास में एक कप चाय लेकर के चली गई कि अंशिका को दे दूं। मैं दरवाज़ा खटखटाया, काफ़ी देर तक घंटी भी लगी थी, घंटी भी दबाया, तो बहुत देर के बाद में उसने दरवाज़ा खोला।
हाँ दीदी। आप? मैंने कि हाँ, तुम उठी नहीं, काफ़ी देर हो गई, तो मैं देखने के लिए आ गई। और ये लो चाय पी लो और तैयार हो जाओ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? बोले हाँ हाँ जाना है दीदी। फिर उसने हाथ से कप पकड़ लिया, तो मैं अंदर घुस गई कमरे में। मैंने वहाँ का जो हाल देखा तो देख के मैं दंग रह गई। देखा ड्राइंग रूम का पूरा सामान इधर से उधर पटका हुआ है, बिखरा हुआ है। सोफ़ा जो सिंगल वाले थे उल्टे पड़े थे। मेरे साथ अंशिका ने भी देखा, तो वो भी बोली दीदी ये किसने किया? ये तो हमने नहीं किया इसको, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मैं आपके साथ में यहाँ से उठ करके कमरे में चली गई। मैं भी चौंक गई, यानी कि आखिर ये कौन कर सकता है। रात में मैंने कि बहुत ज़ोर ज़ोर से कूदने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे। मैं तो रात में ही आने वाली थी कि आखिर अंशिका क्या कर रही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी, अजीब सा बदबू मेरे नाक में, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। लग रहा था जैसे उल्टी सा हो जाएगा। वो गंध को शायद अंशिका सूंघ नहीं पा रही थी या वो समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला अंशिका तुम्हें कोई गंध नहीं आ रहा है? तो वो नाक सिकोड़ के सूंघने की कोशिश करने लगी। तो शायद उसको, कई लोगों का सेंसिटिव कम होते हैं, उनको सूंघने में दिक्कत होती है, शायद उनमें से वही थी वो अंशिका। गंध उसको समझ में नहीं आया। फिर मैं गंध को सूंघते सूंघते मैंने देखा फ्रिज का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, शायद गंध उसी में से आ रही थी। तो मैंने दरवाज़ा खोला फ्रिज का और उसमें जो देखा तो मैं तो उछल गई। उसमें मैं देखा एक बकरे का आधा कटा हुआ सर, किसी ने जैसे जानवर ने चबा कर खाया हो, और ऐसे ही उसके नीचे रखा हुआ था सब्जी के पास में, और उसमें से खून भी टपक रहा था, रिसा हुआ था साइड में सब्जियों के पास में। मुझे उल्टी उल्टी आते रह गई। मुंह हाथ में पकड़ के मैं भागी वहाँ से। तब तक अंशिका बोली दीदी क्या हुआ, क्या है फ्रिज में? फिर भी वो फ्रिज की तरफ दौड़ी, जाकर देखा वो भी आकर के मेरे से चिपट गई और थर थर काँपने लगी। दीदी ये किसने किया है, कौन है ये? हम एकदम डर डर के मारे काँपने लगे दोनों। मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। करीब दिन का, सुबह में करीब अब 8:30 का वक्त हो चुका था और डर के मारे हमारा बुरा हाल था। और नीचे मैं चाय दे के आ गई थी अपने पति को। वो नीचे से आवाज़ लगा रहे थे कि आओ ना, शायद कुछ काम होगा। अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम वहाँ से हिले, जैसे हम एकदम फ्रीज हो गए हों डर के मारे। तभी लगा कि कोई काली परछाई फ्रिज के पास से आकर के खड़ी हो गई हो, और वहाँ से चलती हुई बालकनी का दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ आई, बंद होने की भी आवाज़ आई, लेकिन हम देख नहीं पाए। अब तो और मेरा बुरा हाल हो चुका था। यानी कि हे मेरे भगवान, हमारे घर में ये क्या हो रहा है? हमने तो पूजा पाठ भी सही ढंग से करवाया, हर काम जो पंडितों ने कहा वो सारे काम को हमने करवाया, फिर हमारे घर में ये क्या हो रहा है, वो भी दिन के वक्त में। मैं बिल्कुल डर गई। तब तक हमारे पति ऊपर ही आवाज़ लगाते लगाते आ गए। बोले रिया तुम सुन ही नहीं पा रही हो, मेरे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो अंदर आ गए ड्राइंग रूम में, और वहाँ के भी हालत देख करके बोले ये किसने किया ये सब? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। एकदम मैं लग रहा था कि मैं हमारे मुंह सिल गए हो। और अंशिका तो, उसका तो बुरा हाल था, थर 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 काँप रही थी। शायद मेरे पति समझ गए कि मामला गंभीर है। फिर उन्होंने पूरा हर तरफ देखना शुरू किया। शायद उनको मन में डाउट था कोई चोर बदमाश आ गया है और कहीं छिपा हुआ है, इन्होंने देखा हुआ है। वो हर पर्दे को खिड़की के हटा हटा कर देखने लगे सतर्क निगाहों से, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आया। तभी वो हमारी तरफ आए। बोले रिया यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने हर तरफ देख लिया, तुमने किसको देख लिया कि काँप रही हो?
और ये सामान कैसे बिखरा पड़ा है। फिर अभी हम बोल ही रहे थे कि कुछ बताएं उनको, तब तक किचन से एक कटोरी ही था जो आकर के हमारे पति के सर पर लगा किसी ने ज़ोर से फेंक करके मारा हो। और कटोरी लगते ही प्रवीण नीचे गिर गए सर पकड़ करके, और वहाँ से खून बहने लगा। तब हमारे तो प्राण ही सूख गए। फिर हमने प्रवीण को हाथ पकड़ा और साथ में अंशिका, हम तीनों नीचे की ओर भागे और बाहर का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया गेट का, और नीचे ड्राइंग रूम में आए। तब तक प्रवीण भी समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। वो हाथ पकड़े पकड़े अपना दबा रखे थे, खून ज़्यादा ना निकले, और बोले कि मैडम ये क्या चक्कर है, कौन है ये, किसने मारा कटोरी? हमने तो हर तरफ देख लिया था, कोई हमें नज़र नहीं आया। मैंने बोला शांत रहो आप प्रवीण, ये मामला कुछ बहुत 50 का है जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप शांत हो जाओ। फिर मैंने फर्स्ट एड लेके आया और उनको पट्टी मरहम किया, तब जाके खून बंद हुआ। फिर मैं उनको सोफे बिठाया, पानी 1 गिलास दे के पिलाया उनको, तब जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए। तब मैंने उनको पूरी कहानी बताई कि प्रवीण रिया के साथ में अंशिका के साथ में रात में ऐसे ऐसे सब कुछ कहानी हुई है, और उसको पता ही नहीं है। जो हम लोग रात में सुन रहे थे ना आवाज़, वो कूदने की, धमधम की, घसीटने की सब आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी, ऊपर के कमरे से आ रही थी। प्रवीण भी समझ गए कि मामला गंभीर है। बोले अब क्या करेंगे हम लोग? अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, किससे हम मदद लें। किसी बाबा को हम जानते नहीं थे और इतनी कोई जान पहचान हमारी थी नहीं इस कॉलोनी में। हमने सोचा कि किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ के पंडित से बात करते हैं, शायद कोई इस कहानी का हल निकल आए, मामला शांत हो जाए हमारा घर का। अभी हम सोच ही रहे थे, तभी गेट से खटखटाने की आवाज़ आई बाहर का, मेन गेट से, और घंटी भी किसी ने दबाया। मैं बोला प्रवीण को, मैं जाके देखती हूँ, आप बैठे रहो। मैं गेट बाहर का आके खोली, देखा वहाँ पर 2 साधु टाइप के लोग थे जो काले कपड़े पहन रखे थे और हाथ में कमंडल वगैरह और एक अजीब सी लकड़ी डंडा ले रखे थे, गले में माला वाला कई तरह के डाल रखे थे। मैं उनको देख के बोली, बाबा आप रुको, मैं अभी लेके आ रही हूँ कुछ। बोले नहीं बच्चा, रुको रुको, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम कुछ मांगने नहीं है आपसे, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लो, आप 2 मिनट रुको यहाँ पर। मैं एकदम सन से खड़ी रह गई, यानी कि भगवान ये क्या भला है, अब ये क्या करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोला, बच्चे तुम्हारे घर में एक शैतान आ घुसा है रात से, वो हमने उसको पकड़ रखा था, लेकिन हमको चकमा दे करके वो भाग आया है, और हमने पता लगा लिया है तुम्हारे घर पर है, उसकी बदबू भी आ रही है हमें, और हमें पता लग रहा है कि ऊपर ही है वो। अगर तुम हमें इजाज़त दो तो उस शैतान को हम पकड़ करके ले जाएंगे। मेरे मुँह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। तब तक प्रवीण आ गए गेट पर, बोले हाँ रिया मैडम क्या हुआ? तब मैंने साधु की तरफ इशारा किया, फिर वो साधु बाबा ने प्रवीण को भी वही बात समझाया, तो प्रवीण मान गए, बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल आइए, आप आइए। हमने बाहर का दरवाज़ा बंद किया, साधु बाबा अंदर आ चुके थे दोनों। तो प्रवीण बोले कि मैं भी चलूँ ऊपर में? तो साधु बाबा बोले नहीं, आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नीचे बैठो आराम से, हम जा रहे हैं। इसके बाबा हमने रास्ता दिखा दिया उनको कि ऐसे आप चले जाइए सीढ़ी से, और दरवाज़ा बाहर से कुंडी बंद है, आप खोल लीजिएगा। वो दोनों साधु बाबा चले गए। हम नीचे बैठ के तरह तरह का अपना विचार एक दूसरे को व्यक्त कर रहे थे कि अब क्या हो सकता है, कैसे। हम आपस में बातचीत में लगे थे। चलो अच्छा हुआ ये बाबा लोग आ गए,
भगवान ने भेज दिया है। करीब 1 घंटे के बाद में वो बाबा आए तो उनके कमंडल में काला कपड़ा बंधा हुआ था। तब मैंने पूछा, बाबा आप पकड़ लिए उसको? बोले, हाँ बच्चा, हमने पकड़ लिया है और अब कोई डरने की बात नहीं है। अब आप लोग आराम से रहो। और ऊपर का कमरा है ना, कुछ उन्होंने एक पुड़िया सा दिया। बोले, इसको जला कर के हमारे जाने के बाद में नीचे भी और ऊपर भी और पूरी तरह इसका धुआं हर घर में घुमा देना। आपका घर भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, कोई बाहरी हवा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये काम आप कर लेना, ये करना रात को टाइम में। मैंने बोला, ठीक है बाबा, आप बैठो ना, चाय अब हम दे देते हैं। लेकिन नहीं बच्चा, बाबा ने मना कर दिया, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैंने बोला कि बाबा अगर और कोई विपत्ति आ गई, जैसे आज का समस्या था, रात से हम परेशान थे, तो हम आपको कहाँ ढूंढेंगे, आप कहाँ मिलोगे हमें? तब उन्होंने, साधु बाबा ने बड़े सोच के बोला, देखो बच्चा, हमें तो ढूंढना मुश्किल है, हम कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ रहेंगे। लेकिन हाँ, आपके जो पड़ोस में श्मशान घाट है, हम हर अमावस्या को रात में 11 बजे के आसपास आपको हम मिल जाएंगे। तो आप हमसे कोई ज़रूरत हो तो वहाँ मिल सकती हो। नहीं बाबा के पास में कोई नंबर वगैरह, फ़ोन वगैरह? बोलते, नहीं बच्चा, इस संसारिक हम चीज़ से हम बहुत दूर हैं। आप फिर वो चले गए। रात को हमने जो दिए थे पुड़िया, उसको हमने जला कर के हर तरफ धुआं उसका फैला दिया, ऊपर के कमरे में भी, नीचे कमरे में भी और बाहर के पार्किंग एरिया में भी, हर जगह। अब हमें लगा कि हमारा घर सुरक्षित है। रिया ऊपर, क्या नाम है, अंशिका ऊपर गई नहीं, डर के मारे। रात हमारे साथ ही सोई वो। अगले दिन उसके पति आ गए, फिर हमने उनको कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है जी, हम छुपाना नहीं चाहते थे। तो बोले कि भाभी जी, आप किस ज़माने में रह रहे हो? देखो, अब हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर अब जाने की तैयारी है। अब इस ज़माने में तो अंधविश्वास से आप लोग दूर रहो। मैंने बोला, भैया आप अंशिका से पूछ लो, हमसे ना पूछो। तो अंशिका ने अपना सर को हिलाया कि हाँ बात सही है। तब भी वो समझ नहीं पाए। बोले, भाई आप लोग अंधविश्वासी हो, आप अंधविश्वास में मानते रहो, मैं नहीं मानता। फिर हम हंस दिए, यानी ठीक है जी। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करो। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम एक नई कहानी के साथ आपको मिलेंगे अगले दिन। नमस्कार, शुभ रात्रि।